चलिए, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका बीबीए की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, जिसमें आपके टॉपिक है इंग्लिश के 25 मार्क्स का है, जीए एंड सीए का आपका जीए एंड जीए कह सकते हैं, और जीके। ये आपके दो टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, ये 25 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स का है। रीजनिंग जो है 30 मार्क्स का है। हालांकि इस रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर आपकी वर्बल और आपके एनालिटिकल और आपके क्रिटिकल, ये सारी रीजनिंग करोगे जो आपने पीछे के सालों में एंट्रेंस के अंदर अभी जस्ट पीछे जो तैयारी करी है बीए और बीकॉम की, वो सारा कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो इंग्लिश को ले रहे हैं। इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक आपका टेंसेस, फिर वॉइसेस, नरेशन से बनेंगे। नरेशन वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। प्रीपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। इस बार भी बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो रहा है, प्रेडिक्शन है कि उम्मीद है आ जाएगा। एमयू का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। मान लीजिए एंटोनिम सिनोनिम्स बीए को देखें, बीए बीकॉम में देखें, और अगर बीएससी में देखें, प्रीपोजिशन और एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं वो हर साल आते ही आते हैं एमयू के पेपर के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर एमयू की तैयारी करें तो एंटोनिम सिनोनिम से भी ये जो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार ऐसे बनते हैं जैसे 2 क्वेश्चन अगर एंटोनिम से तो 2 ही आपके सिनोनिम से बनेंगे, ऐसा मैंने देखा है पीछे के सालों में। और कई बार ऐसा होता है कि अगर 3 बन रहे हैं तो 3 एंटोनिम से तो 3 सिनोनिम से बन जाएंगे। अब उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपके टोटल 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर एक टॉपिक और बढ़ा दिया गया आर्टिकल के नाम से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, और आपका कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, और उसके अलावा आर्टिकल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर के अंदर तकरीबन हम यहाँ पर 20 से 25 रूल नियर अबाउट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 20 से 25 रूल यहां पर इसके पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर में कवर किया जाएगा। सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये लगभग मिलता जुलता टॉपिक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक से शक्ल में आपको सेंटेंस बनाने को आते, देखने को आते हैं कि वहां पर क्या एरर है, आपको क्या ऑप्शंस दे रखे होंगे तो क्या पुट करने। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। तो सबसे पहले अभी जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो टेंसेस शुरू कर रहा हूं, ठीक है। देखें, सिलेबस आपके समझ में आ गया। अब टेंसेस में देखें, टेंसेस में हमारे मेनली जो टेंसेस हैं वो बेसिक ही बता रहे हैं। यहां पर 3 टाइप्स के आपके टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपका ये 4 तरीके के टेंसेस रहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर एक की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, हर एक के अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। बहरहाल यहां पर आपको सिर्फ इनके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूलों को जान लेना है, ताकि किस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डू है, एक डज है। बेसिक है, आप जानते हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आपके 2 तरह के होते हैं। सब्जेक्ट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक सिंगुलर है और दूसरा आपका, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही, शी, दिस, इट, और या किसी का नेम वगैरह, ये सब आपके नाउन, ये सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर जो जाएगा वो आपका आई, यू, वी और दे, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं। जो डू रहता है वो प्लूरल के साथ लगता है, और डज जो रहता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। अब इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज, एम, आर होते हैं। क्या होते हैं, इज, एम, आर होते हैं, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है ओनली, लेकिन कई बार इसमें एस या ईएस लगाया जाता है। अब एस या ईएस कब लगता है, इस चीज को भी थोड़ा सा जानना है। तो एस या ईएस तब लगता है जब आपका सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू होता हो, तो वहां पर आप वर्ब के साथ एस ईएस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही रीड्स अ बुक, तो यहां पर रीड के साथ एस ने लगाए क्योंकि यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके, सिंगल सब्जेक्ट। अगर मैं इसी जगह कहता हूं आई रीड अ बुक, तो यहां पर एस नहीं लग रहा है वर्ब के साथ, क्लियर। तो इस तरह से एस या ईएस का यूज होता है। और इज, एम, आर, इसके साथ साथ यहां पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी का इस्तेमाल होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है।
अब इस किसके साथ रहेगा, इस जो रहेगा जितने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इन सबके साथ रहेगा। एम जो रहेगा वो सिर्फ आई के साथ रहता है। आई के साथ क्या लगता है, एम। और आर के साथ आई के बचे हुए बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं यू वी दे, इन सब के साथ आपका आर लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अ बुक, फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू। तो आई के साथ इस तरह से यहां पर एम लग रहा है। ये बहुत बेसिक से कंसेप्ट हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है तो इसीलिए इसको बताया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपका यहां जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हैज और हैव रहते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब हैज किसके साथ रहेगा, हैव किसके साथ, मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट ये रही, प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट ये रही। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव जाएगा, लेकिन ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। सब्जेक्ट कोई भी हो डजंट मैटर, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, हर एक जगह पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होते हैं, हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन, ये इसका हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर परफेक्ट भी कहा है तब भी आईएनजी लगा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस भी है, ये समझ में बात आ रही है। तो ये हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो और आ जाती है न्यू, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से, सिंस या फॉर। बस आप इसके अंदर एक चीज याद रखिए, जब कभी भी अगर आपके क्वेश्चन सेंटेंस में बोलने में यहां पर इस तरह समझ लें कि से की आवाज आ रही हो, तो ये चीज, हालांकि यहां मेरा मकसद बताने का हिंदी में यह है कि ताकि आप उस चीज को कैच कर पाए, वरना वहां पर तो हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा एंट्रेंस एग्जाम, वहां पर आपके सेंटेंसेस आएंगे, उनको देख करके आपको ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए कई बार सेंस ऑफ और का भी एज अ प्रीपोजिशन यूज करवाते हैं, तो सेंस ऑफ और का जो यूज है वो भी मैं इस टेंसेस के हिसाब से यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, आप वहां 3 दिन से जा रहे हो, या आप मुझसे 1 घंटे से कुछ कह रहे हो। तो जब कभी भी टाइम को मेंशन करके, ड्यूरेशन को मेंशन करके से की आवाज आती हो, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर? तो इसके अंदर हमें ये जानना है कि यहां पर हमने बताया हैज बीन, हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे एंड सिंस ऑफ ऑफ। ओके, अब बात यह है कि सिंस किसके साथ लगेगा, सिंस किसके साथ लगेगा उस चीज को देखना है। यहां का कवर हो रहा है इसमें। ओके, देखिए सिंस जो लगेगा, सिंस जो लगेगा वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है भाई। अब फॉर जो लगेगा वो किसके साथ लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगेगा। क्लियर है? तो यहां समझने वाली बात यह है कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कई बच्चों का कहना होता है पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये फर्क थोड़ा सा जानना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो आपका कोई भी चीज जो फिक्स टाइम है, जैसे मैंने कहा मैं आपको 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 5 o'clock, मैं आपको बचपन से जान रहा हूं, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस चाइल्डहुड, मैं आपको 1 घंटे से बुला रहा हूं, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर। तो 1 घंटा क्या हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ। जब कभी भी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो फॉर पे यूज होगा, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, ये आपका पीरियड हो गया। लेकिन जब कोई चीज फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, तो वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस तरह से आपको जानना है। तो यहां मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे सुबह से, तो ये भी फिक्स टाइम हो गया ना, मैं आपको सुबह से, या वह मुझे सुबह से बुला रहा है, ही हैज बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग, वह आपको दोपहर से कह रहा है, वह आपको दोपहर से कुछ कह रहा है। तो ही हैज बीन सेइंग यू समथिंग फॉर दोपहर से, तो यहां पर दोपहर के लिए फिक्स टाइम हो गया, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस आफ्टरनून। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपका सिंस रहेगा और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपका फॉर रहेगा। ये सारी चीजें क्लियर हैं? ये मैंने अभी जो बताया है प्रेजेंट का बताया है, और प्रेजेंट के 4 आपको टाइप्स बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हर एक टाइप का अपने आप में 4 सब टाइप्स होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा जानना है। देखिए ये इधर वाला पार्ट कवर हो रहा है वीडियो में। तो अब जैसे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इस तरह एक बेसिक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं आपकी। अच्छा, यहां तक आ रही? ओके, इसको रिपीट कर लेते हैं।
देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको अभी जो बताया कि इसके हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अपने आप में 4 सब टाइप्स हैं। एक आ गया अफर्मेटिव, दूसरा आ गया निगेटिव, तीसरा आ गया इंटरोगेटिव, चौथा आ गया इंटरोगेटिव निगेटिव। इस चीज को जरा समझिएगा। देखिए ऐसा है कि ऐसे ही ये जो 4 सब टाइप्स हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी रहेंगे, यही 4 सब टाइप्स प्रेजेंट परफेक्ट के भी रहेंगे, यही 4 सब टाइप्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी रहेंगे। तो बताने का मकसद यहां पर सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा इसके अपने जो कंसेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर सकें। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कैसे होता है, जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूं आई टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं आई डोंट टीच यू, नेगेटिव हो गया। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं डू आई टीच यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं डू आई नॉट टीच यू। जब कभी भी हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव जो है अगर क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो वो उसके हेल्पिंग वर्ब से बनता है। एग्जैक्टली लेकिन एक और क्वेश्चन वाले होते हैं जो WH फैमिली मेंबर को कवर करता है। जैसे मेरी एक वीडियो और है YouTube पे है तो आप उसको देख सकते हैं WH फैमिली के, उसमें पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, व्हाई से, ये जितने भी वर्ड्स हैं जब अगर यहां पर क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं वो सारे वर्ड्स बीच में अगर आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं तो व्हाई डू आई टीच यू, वह मुझे कब जानता है, वह मुझे कब बुलाता है, ऐसे कह लीजिए तो व्हेन डज ही कॉल मी। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंस, ये भी एक तरह के इंटरोगेटिव है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम व्हाई, व्हेन यानी WH फैमिली मेंबर से बनाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर एक हु का रूल और है, तो हु से जब सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर कौन आता है बीच में, तो मुझे कौन बुलाता है, मुझे कौन पढ़ाता है, तो हु वाला जो है जिस टेंस में हम चल रहे हैं उस टेंस के हिसाब से उसके अफर्मेटिव को फॉलो करता है। क्लियर है। तो जैसे मैंने कहा हु कॉल्स यू, आपको कौन बुलाता है, तो अब मैंने कॉल के साथ एस लगाया, आपने देखा वर्ब के साथ एस कब लगता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लग रहा था। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था कि कौन आपको बुलाता है, तो इसमें जो एस या यस लगाया इसीलिए लगाया क्योंकि हु एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट किया जाता है कंसीडर, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। अब ये जैसे मैंने बताया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी यही 4 सब टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो अब इसमें किस तरह होगा, वही चीज है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, दैट्स ऑल। तो ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सिर्फ समझने के लिए आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हर टेंस के 4 टाइप्स हैं और हर टाइप्स के 4 सब टाइप्स हैं। गॉट इट। इसी तरह से पास्ट के भी यही, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरह से फ्यूचर का भी रहेगा। ठीक है। तो मैं पास्ट का और आपको बताता हूं, ये चीजें क्लियर हैं सारी, कोई डाउट है? फहद, कोई परेशानी? आपका भी नाम फहद है ना, और आपका भी फहद है? ओके, दोनों ही फहद है। चलो यहां जो है अब मैं बात कर रहा हूं पास्ट की। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्लियर है ना, सारे हेल्पिंग वर्ब क्लियर है, कौन सा किसके साथ यूज होगा। अब यही चीज पास्ट के अंदर आएगी। पास्ट के अंदर आपका क्या रहेगा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट और इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरह से दिखते हैं, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले इसका जानने, वो सिर्फ एक ही है और वो सारे सब्जेक्ट के साथ सेम ही रहता है। पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। कौन सा है, डिड। ठीक है। अब ये जानना है। उसके अलावा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है, वॉज या वर है। तो ये मैं सब्जेक्ट के बारे में बता ही चुका हूं, आपके जितने प्लूरल सब्जेक्ट है उन सबके साथ वर रहेगा और जितने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ वॉज रहेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है इसके अंदर कि जो आई है उसके साथ वॉज लगता है, आई के साथ वॉज लगता है, ये याद रखना है। अब अगर प्रेजेंट, अच्छा वर्ब की इसके साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ओनली अफर्मेटिव, सिर्फ अफर्मेटिव में जब पास के अफर्मेटिव की बात करते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी पूरे टेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज नहीं होती है। गॉट इट। ठीक है। अब यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज वर मैंने बताया, इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके अलावा आईएनजी लगे क्योंकि ये कंटीन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट के अंदर आपका एक ही हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के लिए हैड होता है और इसमें जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका होता है हैड बीन। क्या होता है, हैड बीन, और बस उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड इसके साथ साथ आपका क्या लगेगा, सेंस या फॉर लगेगा। और सेंस फॉर का यूज मैं पीछे के टेंस में क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, सेंस फॉर लगेगा, ये चीज आपको याद रखनी है।
अब इसी तरह से जो मैंने सब टाइप्स वहां पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताए, बिल्कुल सिमिलर वे में पास इंडेफिनिट के भी सब टाइप्स यही चार चार हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। जैसे मैंने कहा मैंने आपको पढ़ाया, तो ये बात पास में हो गई ना, मैंने आपको पढ़ाया, तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगा, आई टॉट यू, क्योंकि मैंने कहा पास का अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा आई टॉट यू, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट हो गई, ठीक है, इसको जानना है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूं मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो आई डिडंट टीच यू, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब पास का अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब पास का कोई भी फॉर्म होगा तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई डिडंट टीच यू, क्या मैंने आपको पढ़ाया, डिड आई टीच यू, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया, डिड आई नॉट टीच यू। ओके, सो इस तरह से रहेगा। ऐसी कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉजंट टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा था, वॉज आई टीच यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, वॉज आई नॉट टीच यू। क्लियर, तो इसके चार सब टाइप्स हैं, हर टाइप के चार सब टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेग्रेटिव, और बाकी WH फैमिली मेंबर में हर एक के वो बनते ही है, मैंने बता रखा है आपको। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें हैड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कैसे होता है, मैं आपको पढ़ा चुका था, मैं आपको पढ़ा चुका था, तो आई हैड टॉट यू, आई हैड टॉट यू। क्लियर, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ये टॉट ही आती है। ओके, तो इस तरह से अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंसियर फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा था, मैं आपको सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन बताया मैंने यहां पर, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस 5 o'clock। करेक्ट, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपका सिंस का यूज होगा, यानी ड्यूरेशन जब रहेगा तो वो फॉर, इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह लीजिए, और जब फिक्स टाइम होगा तो वो सिंस का यूज होगा। क्लियर, इसी तरह से कुछ फ्यूचर का रहेगा, अब उसको भी जरा देख लें। ठीक है, ये क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो ओके, ये याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपकी पास्ट के अफर्मेटिव में यूज होती है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के भी अपने आप में यही 4 टाइप्स है, जरा देखिएगा। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है, उसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट आता है। सिलेबस को थोड़ा सा हमें तेजी से लेना होगा बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, तो आई थिंक 20 डेज हैं, अराउंड 20 भी नहीं है अब तो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, कहीं अगर आप डाउट रहता है, कहीं लैग करें तो मुझे पूछ लेना, रिपीट कर लेना, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यहां पर आपके पास जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल होता है। क्या होता है, विल और शैल होता है, बहुत सिंपल से। अब देखो, शैल के साथ 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक आई है और एक वी है, बाकी के जितने सब्जेक्ट बचते हैं वो सब विल के साथ जाएंगे। तो आई और वी के अलावा क्या बचता है, यू एंड दे, और ही, शी, दे, दैट, किसी का नेम वगैरह, इन सब के साथ विल लगेगा। बस इतना याद रखना है फ्यूचर के अंदर कि शैल के साथ आई भी जाता है, बाकी के बचे हुए सारे सब्जेक्ट प्लूरल वाले भी और सिंगुलर वाले विल के साथ जाते हैं। ओके ना, ठीक है। अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो बस इसमें विल और शैल वही होता है, बस बी और बढ़ जाता है, और सब्जेक्ट का कंसेप्ट वही है, सब्जेक्ट का कंसेप्ट वही है। आई और वी के साथ शैल भी हो जाएगा, बाकी सबके साथ विल भी रहेगा, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, दैट्स इट। अब परफेक्ट की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो इसके अंदर आपका जो रहेगा विल हैव और शैल हैव रहेगा। क्या रहेगा, विल हैव एंड शैल हैव। क्लियर, तो विल हैव एंड शैल हैव, और इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ये बात याद रखनी है। तो देखिए एक चीज समझने वाली यहां पर है, अब जो शैल हैव के साथ था, जो शैल के साथ था वही शैल बी के साथ, वही शैल हैव के साथ रहेगा, दैट्स इट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर यहां पर आपके पास ये जो रहेगा, इसमें विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन रहेगा, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, ये आपका वहां रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन रहेगा, उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, और सिंस और फॉर का कांसेप्ट अभी मैंने पीछे 2 बार आपको बताया है, ठीक है। तो जैसे ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, मैं आपको, जैसे इसकी एग्जांपल है फ्यूचर इंडेफिनिट की, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच यू, क्या मैं आपको
नहीं पढ़ाऊंगा, शैल आई नॉट टीच यू। ओके, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो इसमें विल बी और शैल बी रहेगा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर वही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, इसके अंदर यहां जो है आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, तो आई शैल हैव टॉट यू, आई शैल हैव टॉट यू। ओके, अब अगर मैंने कहा इसी में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव अलग अलग वे में, जैसे सबके मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही रहेगा। कॉन्टिन्यूअस में किस तरह से बनेगा, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा, मैं आपको 2 घंटे। यस, नाउन की सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक ट्रिक देखिए। मैंने आपको बताया था नाप कर वापसी कर दो। नाप कर वापसी करने का मतलब है एन फॉर नाउन, ए फॉर एडवर्ब, पी फॉर प्रोनाउन। अगर आप प्रोनाउन रख रहे हैं तो नीचे प्रीपोजिशन रख देना, यहाँ एडवर्ब रख रहे हैं तो एडजेक्टिव रख देना नीचे, ठीक है। बस ये याद रखो, नाप कर वापसी कर दो। तो वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव, पी फॉर प्रीपोजिशन एंड सी फॉर कंजक्शन, आई फॉर इंटरजेक्शन। तो इस तरह से ये 8 नेम है। इसके अलावा इसके अंदर आर्टिकल आता है, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, तो आर्टिकल को उसको सेपरेटली करा देंगे। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से जो आप सीबीएसई की वेबसाइट वगैरह है उस पर देखा गया है कि वहां पर आर्टिकल भी अब अपडेट हो चुका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 9 टॉपिक्स अब आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे। तो बेसिकली नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड्स को कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या कह लीजिए कि वो किसी जगह, किसी इंसान, किसी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं नॉर्मल। तो नाउन की डेफिनेशन मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में जानना जरूरी है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो नाउन के टाइप्स जो हैं वो आपके कई तरह के होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कॉमन नाउन होता है, ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, और फिर मटेरियल नाउन होता है, फिर नेक्स्ट आपका आता है कलेक्टिव, इसी तरह से फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरीके के आपके नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन क्या है, कोई भी कॉमन चीज, कॉमन जगह, या कह सकते हैं जैसे अगर मैं कह रहा हूं कंट्री है, गर्ल है, बॉय है, ये सब क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन में आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने कहा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में जैसे अगर मैंने किसी पर्सन का नाम, जैसे आप कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एक जो है क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। इसी तरह से मैंने कहा ताजमहल, तो ताजमहल क्या है आपका, वो भी एक प्रॉपर नाउन में आएगा। तो बेसिक चीज है। यहाँ मटेरियल नाउन क्या है, जब किसी चीज से कोई चीज बन रही है, जैसे ये वुड, ये टेबल है, ये टेबल वुड से बना हुआ है, तो उसको वुड से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, टेबल बन रहा है। आयरन से जो बन रहा है गेट बन रहा है, गोल्ड से जो बन रहा है वो ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं। तो गोल्ड, आयरन, वुड, ये सब मटेरियल नाउन में आएंगे। प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, मटेरियल में आएंगे। कलेक्टिव की बात करेंगे तो कई सारी चीजों का कलेक्शन, जैसे क्लास है, इस क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कई स्टूडेंट्स को मिलाकर के क्लास बनी है, तो ये आपका किस में आएगा, कलेक्टिव में आएगा। बाहर हम रोड पर जाते हैं तो क्राउड है, वहां पर क्राउड नजर आता है, तो वो आपका क्राउड जो है वो तमाम लोगों को जोड़ करके बना है, बहुत सारी भीड़ जो इकट्ठी हुई है, उसमें बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं, तो क्राउड भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। आर्मी है, वो भी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका बेसिकली वो नाउन है जिसमें आप जिसको फील नहीं कर सकते, बस वो सॉरी फील कर सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। जैसे मैंने कहा अगर गर्मी होती है तो हमें महसूस होता है कि हाँ भाई गर्मी हो रही है, तो हम हॉट वर्ड यूज करते हैं, कोल्ड, आज बहुत कोल्ड है तो कोल्ड वर्ड यूज करते हैं। तो इससे समझ में यह आता है कि जब हमें वो उस चीज को हम फील कर रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे कि वो किस तरह का है, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, लेकिन हम उसको टच भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं कह रहा हूं फेयर, आपको डर लग रहा है, तो फेयर कैसा दिखता है, देखा है आपने, नहीं देखा, तो फेयर जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से मैंने कहा कि भाई मुझे पेन हो रहा है, मेरे हाथ में पेन, तो दर्द है,
तो दर्द जो है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख नहीं रहा है बल्कि महसूस हो रहा है। समझ में बात आ रही है? इस तरह के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर हम इसकी फर्दर डिटेल, इसको नोट करना चाहेंगे कर लीजिए। ओके, नाउन के फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे अब। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन प्रोसेस को जान ले रहे हैं। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन एक्चुअली प्लूरल होते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको आपको ये डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा, बट सिर्फ उसके एग्जांपल्स लिखवा दूंगा, आप उसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा। कुछ मैंने बताया कि कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो दिखने में आपके प्लूरल हैं या दिखने में सिंगुलर हैं और होते प्लूरल हैं। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा कह ले, दिखने में प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन नाउन्स की जैसे जो अभी मैंने बात कही दिखने में प्लूरल नजर आते हैं। ठीक है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसका एग्जांपल पहले वाले का, मतलब इसका फर्स्ट का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैसा दिखता है आपको? प्लूरल जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर है। इसी तरह से मैंने कहा सीरीज, तो सीरीज जो है वो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है एक्चुअली। अब आपको पता चल गया, वरना देखने में क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है। ऐसी अगर हमने बात की फिजिक्स, तो फिजिक्स जो है वो क्या है? ये भी एस लग रहा है, तो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन एक्चुअली सिंगुलर है। जिम्नास्टिक्स, तो जितने भी ये वर्ड्स मैंने बोले हैं ये सब वो नाउन है। तो न्यूज, जो देखने में न्यूज, ये भी सिंगुलर, एक्सेट्रा। कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि वो नाउन कुछ ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। ये उसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीछे के सालों में हमने देखा है। बीएसडब्ल्यू का पहले पेपर सेपरेट हुआ करता था, अब तो खैर वो सोशल वर्क में कर दिया है उन लोगों ने, बीए में, एमयू में। पहले हुआ करता था, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि नाउन के फर्दर क्लासिफिकेशन, इसमें से क्वेश्चंस बनना था। ठीक है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन एक्चुअली प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, फॉर एग्जाम्पल पुलिस। ठीक है, यहां पर आपका आ गया ये पुलिस। ठीक है, ये वर्ड कैसे नजर आ रहा है आपको? ये सिंगुलर नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअली प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, ये कैसे नजर आ रहा है? सिंगुलर लेकिन एक्चुअली प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट, इन्फेंट ये कैसा नजर आ रहा है? सिंगुलर लेकिन एक्चुअली प्लूरल है। इन्फेंट छोटे बच्चों के लिए कहते हैं, जो कह सकते हैं 0 to 1 ईयर के लिए होते हैं, मतलब मंथ के हिसाब से कह सकते हैं 0 to 5 ईयर्स के लिए। 0 to 1 यानी 0 to 5 ईयर्स के वाले बच्चे इन्फेंट में, मतलब इन्फेंट में कंसीडर किए जाते हैं। इन्फेंट्री इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके लिए एक एग्जांपल ऑडियंस है। ऑडियंस अगर मैं कह रहा हूं कि चलिए इसका एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले एक चीज और क्लियर कर रहा हूं कि जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पोजीशन शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब हम पोजीशन उनका शो करते हैं तो उसके अंदर अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम नहीं करते नॉन लिविंग थिंग्स में। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा देखें कि यहां पर मैंने कहा द चेयर्स आर्म वर ब्रोकन, वर ब्रोकन। तो क्या ये सेंटेंस सही है? देखने में तो लग रहा है ये सही है ना, क्योंकि मैंने यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। द चेयर्स आर्म्स वर ब्रोकन, समझ में आ रहा है कि चेयर के जो आर्म है वो टूट गए हैं। करेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है। वजह क्या है? क्योंकि मैंने आपको जो रूल बताया है, मैंने क्या कहा कि नॉन चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अंदर ये इसके पोजीशन को शो कर रहा है, चेयर के आर्म्स, तो इसके पोजीशन को शो कर रहा है चेयर के। चेयर के आर्म क्या है? चेयर के ही तो है वो, तो उसके चेयर के जो आर्म्स हैं वो उसके पोजीशन को शो कर रहा है। पोजीशन शो करने में नॉन लिविंग थिंग्स के केस में आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। इसको कैसे बनाएंगे? द आर्म्स ऑफ चेयर वर ब्रोकन। क्लियर है? बात समझ में आई? ये सेंटेंस आपका सही है। तो इस रूल का भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इसका भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा नाउन की अगर और फर्दर डिटेल में जाएंगे तो वहां पर आपके जेंडर के बिहाफ पे नाउन भी होते हैं। जेंडर के बिहाफ पे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। अगर इसकी बात करें मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन
फेमिनाइन, और इसके अलावा आपका न्यूटर या कॉमन ले लीजिए पहले चाहें तो आप कॉमन, और फिर उसके बाद न्यूटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें मैस्कुलिन के अंदर जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैन है, तो यहां पर क्या होगा, वो मैन। यहां पर क्या होगा कॉमन में, बेबी। देखिए कॉमन में मतलब ये फीमेल जेंडर कहलाता है, ये मेल जेंडर, और ये कॉमन वाला जो होता है वो आपका दोनों में से कोई भी हो सकता है। न्यूटर में नॉन लिविंग, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राइस, चावल, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर कहा फादर, तो यहां पर जो है ये मदर। हालांकि मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, लेकिन इससे रिलेटेड पूरी लिस्ट आपको बना करके दी जाएगी, तो उसको आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। फादर, मदर। अब मैंने यहां पर कर दिया लॉयर, ठीक है, या डॉक्टर, ये कॉमन में आएगा। यहां मैंने कर दिया मार्कर, क्लियर है, यहां पर क्या कर दिया, मार्कर। तो ये न्यूटर, न्यूटर के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सारे के सारे न्यूटर के अंदर आते हैं। क्लियर है ये बात। तो ये कुछ और क्लासिफिकेशन थे जेंडर के बिहाफ पे, नाउन के, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। इसकी मैं लिस्ट बना करके आपको पीडीएफ की शक्ल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर इसके अलावा और वर्ड्स हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे अगर हम बहुत से, देखो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इस पर क्वेश्चन नहीं आते, वहां पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड आ रहा है, मान लीजिए सपोज करिए लाइन आया, अब लाइन का क्या है, बेसिक सा है, लाइनस हो जाए, फेमिनाइन जेंडर। तो कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे दूसरे चीजों को लेकर के, जैसे आपका आता है मान लीजिए डो आता है, DOE डो, तो ये इसका मैस्कुलिन या इसका फेमिनाइन क्या होगा। ये अक्सर मैंने पीछे के एंट्रेंस के अंदर ये सवाल देखा है, ठीक है, वो छोटे एंट्रेंस में देखा है, खासतौर पे 9th में, 6th में। हालांकि यहां पर जो है आपके नाउन के पार्ट में ये कवर हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहां पर करा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे अगर हमने लाइन लिया, तो लाइन का क्या बनेगा, लाइनस बनेगा, ठीक है। इसमें आप कोई और ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, ठीक है, इसमें आपने बुक कर दिया। तो ये इस तरह से आपके सारे एग्जाम्पल। और नाउन की और फर्दर और डिटेल में अगर जाएंगे और क्लासिफिकेशन में जाएंगे, तो वहां पर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी कंसिडर किए जाते हैं। अब उनके पीछे रीजन है, मैं आपको उसकी एक लिस्ट तैयार करके कल दूंगा प्रिंट की शक्ल में। तो वहां जो है आपको उसके अंदर ये बताया जाएगा कि कब हम IES लगाते हैं, जैसे मंकी है, MONKEY है, तो वहां पर वाई हटा करके IAS लग जाता है, क्योंकि वाई से पहले वॉवल आ रहा है, ठीक है। वॉवल आने पर वाई से पहले हमने IAS लगा दिया। या कई बार IAS नहीं लगता है, सिर्फ एस लगता है, कई बार कुछ और लगता है। तो जैसे ऑक्स है, तो कई बार वहां पर क्या लगा, ऑक्स के साथ क्या लगाया, EN लगाया, ऑक्स के साथ क्या लगाया, EN लगाया। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको उसकी पूरी एक ट्रिक है, वो मैं आपको सारी चीजें कल बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए आज इतना ही रखते हैं, इसको नोट कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें।